हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द न्यू वीडियो। और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज़, जो सीरीज़ है एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस की। एंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस चैप्टर 1, 2 एंड 3। एंड आई होप कि आपको थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। इस इन्फॉर्मेशन के बाद जो हमने यहाँ तक चैप्टर्स पढ़ी हैं, इन चैप्टर्स के बाद जो हमारा फोर्थ चैप्टर आ रहा है, दिस फोर्थ चैप्टर इज़ known as sorting material into groups. Now यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो मटेरियल हम अपने आसपास में देखते हैं, जो भी चीज़ होगा उसको हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, छांटेंगे और उनको उनके ग्रुप के बेसिस पर उनको एक जगह पे इकट्ठा करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ क्लास 6 एनसीईआरटी। सो जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं इन वट एवर स्कूल यू आर फ्रॉम, स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई स्टूडेंट, सो लिसन केयरफुली, ठीक है। And those who are preparing for any specific examinations like any PCS examination or any competitive examination, you just focused upon what are the crucial point about this chapter, that is on the basis of which kind of a thing you can make things into a group on the basis of their appearance, signing, or whatever we are going to study in this particular chapter. So हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। इस चैप्टर में सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे आसपास में। तो सपोज़ दैट कि आप कहीं ना कहीं अभी इस जगह पर होंगे, चाहे अपने रूम में होंगे, जहाँ पे स्टडी कर रहे होंगे, वहाँ पे आप उन सब चीज़ों को आप देखो, अपने आसपास की चीज़ों को देखो। आपको किताबें दिख रही होंगी, आपको क्लोथ्स दिख रहे होंगे, आपको वुडन मटेरियल्स दिख रहे होंगे, आपको चेयर, टेबल, बुक्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, साइकिल, बहुत सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पर हर चीज़ दिख रही होगी। गॉट इट? नाउ जब आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं तो आपको अलग अलग प्रकार की चीज़ें दिख रही हैं। आपको शीशे की सामान दिख रही है, स्टील का दिख रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर डॉल दिख रहा है, फिर आपको मोबाइल फ़ोन्स दिख रहे हैं, टॉयज़ दिख रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। कलर के बेसिस पे भी दिख रही हैं, हार्ड और सॉफ्ट के बेसिस पे भी दिख रहे हैं मटेरियल, ठीक है। नाउ जब आपने चीज़ों को देख लिया तो उन सब चीज़ों में से लुकिंग फॉर द ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल, कुछ ऐसी चीज़ें भी आपने देखी जो खाने लायक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप खा नहीं सकते। नाउ let us say we wish to make group of objects that are made of plastic। अब हमें क्या करना है कि जो भी चीज़ें आपके घर में दिख रही हैं उनको आपको ग्रुप वाइज बनानी है। जैसे प्लास्टिक की चीज़ों का एक ग्रुप बना लिया जिसमें से बकेट, लंच बॉक्स, टॉयज़, वाटर कंटेनर, पाइप, और ये सारी चीज़ों को आपने एक ग्रुप में रखा। क्यों? क्योंकि वो सब प्लास्टिक से बने हुए थे। नाउ इन सब चीज़ों को जब आपने मटेरियल्स को अलग कर दिया तो आपने क्या किया, प्लास्टिक से बने हुए चीज़ों को छांट लिया और किनारे कर दिया, शॉर्टिंग कर लिया। ना ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। अब हमारे आसपास में कई ऐसी चीज़ें हैं जो एक से ज़्यादा मटेरियल से बनी हुई हैं, जैसे मटेरियल्स लाइक ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। आप अपने आसपास में चीज़ों को जब आप देखते हैं तो ये अलग अलग प्रकार की चीज़ों से बनी हुई हैं, और जाहिर सी बात है आप अपने नज़र को देखें, चारों तरफ दौड़ाएं और आपको पता चलेगा कि देयर आर सो मेनी थिंग्स around you that are made up of from different kinds of things like plastic, wood, cotton, etc. Now in activity 1, let us collect as many as objects as possible around। आपके आसपास में जितनी चीज़ें हो पा रही हैं आप उतनी चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करो, जहाँ से भी आपको मिल पा रही है, क्लासरूम से स्कूल, जो भी चीज़ में आपको मिल रही है वो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, स्पोक, बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे आपने इकट्ठा किया। अब इन सब चीज़ों को, आप जो वस्तुओं को आपने इकट्ठा किया है उनकी लिस्ट बनाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अब यहाँ से कैन नॉट ब्रिंग द क्लास, फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर, रोड, इन सब चीज़ों को तो आप नहीं लाओगे ना, बट स्टिल आपने जो जो चीज़ों को लाया है अब आप उन सब चीज़ों को डिवाइड करो
ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़। ठीक है, अब आप सिमिलैरिटीज़ करोगे तो फॉर एग्जांपल आपने कपड़े से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लाई, तो कपड़े वाले चीज़ों को आप अलग अलग डालोगे। अब आपने शुरुआत में मटेरियल को देखा तो आपको लगा कि कोई चीज़ हार्ड है और कोई सॉफ्ट है, तो आपने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कुछ चीज़ें आपको लगी कि हार्ड और सॉफ्ट में हार्ड जो चीज़ है कुछ लकड़ी की बनी हुई है और कुछ लोहे के बने हुए हैं, तो आपने हार्ड वाले चीज़ में से अगेन फिर से वुड वाले चीज़ को अलग किया और लोहे स्टील वाले चीज़ों को आपने अलग किया। यानी कि आप मटेरियल के बेसिस पर आप चीज़ों को अलग अलग कर रहे हो, आप सेपरेट कर रहे हो चीज़ों को। लेट अस अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक लिस्ट ऑल सब्जेक्ट कलेक्टेड, और जो भी चीज़ आपने कलेक्ट किया है यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, उन सब चीज़ों को आप मटेरियल के बेसिस पे कि वो किस चीज़ से बने हैं आपको यहाँ पे फिल करना है। जैसे प्लेट थाली जो है वो स्टील का बना है, ग्लास का बना हुआ है, प्लास्टिक का भी बना हुआ है। पेन जो है वो प्लास्टिक का और मेटल का बना हुआ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, आपने उन चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, भूजो वॉन्ट्स टू नो वेदर वी फाउंड सम मटीरियल दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक चीज़ ऐसा हो जो हम बहुत अलग अलग चीज़ों से मिला के बनाते हैं? जैसे जैसे लकड़ी से, यहाँ पे लकड़ी का आपको दिख रहा है मटेरियल है ना, यहाँ मटेरियल यूज़ किया गया है वुड, उससे हम चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, प्लो बना सकते हैं, बुलक कार्ट बना सकते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिला है पेपर, पेपर से आप बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉयज़, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। लेदर से आप बैग बना सकते हैं, शूज़ बना सकते हैं। वैसे ही अलग अलग चीज़ों को आप बना सकते हैं एक ही मटेरियल से, वही यहाँ पे समझना है हमें। ठीक है, now we found that objects around us are made up of different materials. एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल। एक वक्त ऐसा था कि कोई चीज़ आप सिंगल चीज़ को एक ही चीज़ से बना सकते हो, बट अभी आपके आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें एक चीज़ से बनी हैं। जैसे कॉपी, बुक और ये सब में पेपर का यूज़ किया गया है। चाहे आप बुक पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉपी लिख रहे हो, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना। वही चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि जो चीज़ें आप अपने आसपास देख रहे हो उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिल रहा है। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में, यहाँ पे मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है वो हम लोग पढ़ेंगे। Have you ever wondered why a tumbler is not made up with a piece of cloth? And recall our experiment with the pieces of cloth in a chapter 3, and also keep in mind that we generally use tumbler to keep a liquid. नॉर्मली आप पानी को किस चीज़ में रखते हो? नॉर्मली टम्बलर में ही रखते हो ना, इसमें स्ट्रॉ लगा रहता है, आप टम्बलर में पानी को रखते हो। तो नॉर्मल पानी को टम्बलर में हम यूज़ करते हैं, रखते हैं, ना कि कपड़े में या इस तरीके से हम नहीं रखते हैं। पानी को हम क्या कपड़े में रखते हैं? नहीं, हम उसको प्रॉपर टम्बलर में हम रखते हैं ना। देयरफॉर वी would it not be silly if we were to make tumbler out of the cloth? What would need tumbler is glass, plastic, metal or such material that will hold water. कह रहा है कि पानी को जो हम रखते हैं ना, तो मटेरियल को, जिस पानी को हम जिस मटेरियल में रख रहे हैं, हो सकता है प्लास्टिक का हो, मेटल का हो, ठीक है, ताकि पानी को वो होल्ड करके रखे। अगर हम वही चीज़ को अगर हम पेपर में या फिर कपड़े में बांध करके पानी को रखें तो वो पानी बह जाएगा। तो मटेरियल के बेसिस पर हम उस चीज़ को उस कंडीशन और उस टाइप के चीज़ों में हम रखते हैं। ठीक है, आगे और डीप में थोड़ा हम लोग समझेंगे कि इसके बारे में आगे क्या कहना चाह रहा है। वी सी देन दैट वी चूज अ मटीरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़। कह रहे कि हम वैसी मटेरियल को चूज़ करते हैं टू मेक एन ऑब्जेक्ट जो डिपेंड करते हैं ऑन इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी। अब पानी को हमें पीना है, ऑब्वियस सी बात है, बट पानी को हमें रखना भी है। तो पानी किस चीज़ में होल्ड करके रखेगा? तो पानी को होल्ड करने वाली चीज़ जैसे टम्बलर, चाहे वो ग्लास, प्लास्टिक, किसी भी चीज़ का बना हो, उसमें हम रखेंगे। ताकि कपड़े में, अगर हम कपड़े में पानी को रखेंगे तब तो वो रहेगा ही नहीं। तो हम मटेरियल के बेसिस पे हम उसको रखते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं। चलिए,
आगे डिस्कशन हम करते हैं अपीयरेंस के ऊपर, कि हम कई बार चीज़ों को उनके अपीयरेंस के बेसिस पर कि वो दिख कैसे रहे हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ है। चलिए इसको थोड़ा सा और समझते हैं। नाउ मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हाँ होता है। कॉपी, पेन, आपके पास में है अगर ग्लास है, शीशे का ग्लास है, ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट यूजुअली दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, हार्ड है दोनों, बट आयरन और वुड में डिफरेंस देखने को मिलेगा। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम, आयरन एल्यूमिनियम और कॉपर से भी डिफरेंट होगा, हालांकि ये मेटल वाले कैटेगरी में है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम और नॉट इन देयर इन वुड। यानी कि कहने का मतलब कि वुड और आयरन ये दोनों सख्त है, हार्ड है, बट दोनों में डिफरेंस है। फिर कह रहे कि आयरन कॉपर और एल्युमिनियम से भी डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल सही है, ये दोनों अलग अलग प्रकार के मेटल से बने हुए हैं, बट कहीं ना कहीं ये मेटल ही तो है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। भले ही इनमें सिमिलैरिटीज़ ना हो कलर के बेसिस पर, बट कॉमन क्या चीज़ है कि ये मेटल है। यही चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब है। एक्टिविटी 3 कह रहा है कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल, पेपर, कबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्युमिनियम शीट, चॉक, डू यू दीज अपीयर शाइनी। अब हम उनके अपीयर, ये दिखने में कैसे लग रहे हैं, चमक रहे हैं या नहीं चमक रहे हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं देख करके कि कौन सा मटेरियल अपीयर कर रहा है या नहीं कर रहा है, चमक रहा है या नहीं चमक रहा है ना। मटेरियल दे हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल, जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम आर गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। हाँ ये सब मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। कुछ मेटल्स तो ऐसे होते हैं कि दे ऑफन लूज देयर शाइन, और ये डल दिखने लगते हैं, ये अपीयर ऐसे होते हैं कुछ वक्त के बाद कि ये चमक ही छोड़ देते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, क्योंकि अगर हम उनको खुले में रखें, एयर और वाटर के कांटेक्ट में रखें, तो उस वजह से उनकी शाइनिंग चली जाती है। Therefore, we notice the luster only when there is freshly cut surface। तो आपने कभी देखा होगा कि कॉपर का प्लेट वगैरह ये सब चीज़ बहुत यूज़ करोगे तो वो डल दिखता है, फिर हम लोग उसको पॉलिश कराने लेके जाते हैं। जब हम पॉलिश कराते हैं तो वो बहुत चमकने लगता है, आयरन स्मिथ के पास ले जाते हैं या वर्कशॉप में, तो वो चमकने लगेगा, क्योंकि हम उसको फ्रिक्शन की मदद से थोड़ा हम उसके सरफेस को शाइनी बनाने की कोशिश करते हैं, फिर आप देखोगे वो चमकने लगेगा ना। तो आपने शाइन के बेसिस पर चीज़ों को समझ लिया कि कौन चमक रहा है और कौन डल है, उसके बेसिस पे आपने चीज़ों को अलग कर दिया ना। चीज़ों को अब आप हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेसिस पे भी जज कर सकते हो कि कौन सा मटेरियल हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है। जैसे अगर आपने कुछ मेटल्स लिए और स्क्रैच कर दिया उसके ऊपर में, द सर्फेस ऑफ पीस ऑफ वुड, एल्युमिनियम और अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चॉक एंड मटेरियल ऑफ और एनी अदर ऑब्जेक्ट, आपने इन सारी चीज़ों को इकट्ठा किया। नाउ यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली। आपने कुछ चीज़ों को खरोदने की, स्क्रैच करने की कोशिश की, कुछ चीज़ें तो हो गई बट कुछ चीज़ों पे स्क्रैच नहीं हो पाया। Material which can be compressed or stretched easily are called soft। किसी चीज़ पर आपने स्क्रैच किया और ईजिली स्क्रैच हो गया तो आप उसे सॉफ्ट कहोगे, और जिस पे स्क्रैच करना मुश्किल हो गया उसे हम लोग हार्ड बोल देंगे। जैसे कॉटन और स्पॉन्जी इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। तो हार्ड का और हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बेसिस पे आप कैटेगरी बना सकते हो कि चीज़ें कैसी हैं, हार्ड है, सॉफ्ट है। ओके नाउ अब आप चीज़ों को शॉर्ट कर सकते हो सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल के बेसिस पर। जैसे अगर आपने शरबत बनाया होगा तो वाटर में चीनी घुल जाता है या नहीं घुलता है, ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूबल है। लेमन सॉल्यूबल है या नहीं है, सॉल्यूबल है। सॉल्ट आप पानी में मिला सकते हो कि नहीं, मिला सकते हैं, बिकॉज वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हमें दिखते हैं उनके बीच में गैपिंग्स होते हैं, और इन गैपिंग में जा कर के शुगर का मॉलिक्यूल बैठ जाता है
और सॉल्ट का मॉलिक्यूल जाके बैठ जाता है। तो इस तरीके से ये सॉल्युबल हो गए। बट अगर हम एक ग्लास लें और उसमें मिट्टी को मिला दें या बालू को मिला दें या ऑयल को मिला दें, ये चीज़ें सॉल्युबल नहीं हैं। तो वही चीज़ कहेगा कि आपने शुगर को लिया, मिलाया, तो वो ईजिली मिल जा रहे हैं। तो आप कैटेगरी वाइज आप चीज़ों को सॉल्युबल और इनसॉल्युबल के बेसिस पर भी बांट सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ इनसॉल्युबल वैसी चीज़ें जो घुलनशील नहीं है, ये घुल नहीं रहे हैं, घुलते नहीं हैं। यानी कि जैसे कि अगर मैं सैंड को लूँ, ऑयल को लूँ, तो ये मिक्स नहीं हो रहे हैं, ये प्रॉपरली मिक्स नहीं हो रहे हैं वाटर के साथ। और जब ये मिक्स नहीं हो रहे हैं तो ये इनसॉल्युबल है। तो आपने चीज़ों को सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी के बेसिस पे भी देख लिया कि कौन सी चीज़ें सॉल्युबल है या नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, ये एक्टिविटीज़ हैं, आप एक्टिविटीज़ को वीडियो को पॉज करोगे और इसको आराम से पढ़ोगे। ठीक है। नाउ यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि गैस की हम बात करते हैं। जैसे ऑक्सीजन वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है एंड सर्वाइवल फॉर द एनिमल एंड प्लांट दैट लिव्स इन वाटर। हाँ, ऑक्सीजन को हम अगर वाटर के साथ मिला दें तो ये घुल जाता है, और घुलने के बाद वाटर के नीचे जो रह रहे होते हैं एनिमल, फिशेस वगैरह, वो ईज़िली सांस ले पाते हैं और आराम से वो सरवाइव कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा। सवाल ये है कि जब टेम्परेचर डाउन होता है, तो जब टेम्परेचर डाउन होता है तो आपने देखा होगा कि जो पॉन्ड है, लेक है, वो फ्रीज़ हो जाते हैं टोटली, ऊपर से, पूरे ऊपर से टोटली फ्रीज़ हो जाते हैं। बट स्टिल पानी के नीचे जो अंडरग्राउंड में, पानी के अंदर जो एक्वेटिक एनिमल्स हो रहे होते हैं, वो अभी भी फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, या वाटर अंदर अंदर बह रहा होता है। तो अब मुझे बताइए कि ये पॉसिबल कैसे है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अबव द सरफेस जो लेक का, जो पॉन्ड का सरफेस है, वो हार्ड हो गया, वो आइस बन गया, बट नीचे तक वो आइस नहीं बना, नीचे वाटर फ्लो हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? और ये जो क्वेश्चन है, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में पूछा गया है विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, और पूछा गया कि टेम्परेचर वहाँ का नीचे कितना होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, कितने के बीच में होता है, ये सवाल। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, और फिर मुझे इसका कमेंट में आंसर आप बताएंगे ज़रूर। अब ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक ऑन वाटर। अब एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हैं कि कई ऐसी चीज़ें हैं जब आप पानी में उसको डालते हो तो वो सेटल डाउन नहीं होता है, मिक्स नहीं होता है, वो फ्लोट करते रहता है पानी के ऊपर में। तो मे बी हैव नोटिस, यहाँ पे हम देखते हैं कि some materials that do not mix with the water and floated to the surface of water and other में sunk, और कुछ तो डूब जाते हैं बॉटल के जो टम्बलर है उसके नीचे। हमने नोटिस किया इन सब चीज़ों के बारे में। नाउ dried leaves fallen to the surface of a pond and a stone that you throw into this pond, few drop of honey and you let fall into the glass of water। कह रहा है कि आप एक काम करो, पानी के अंदर आप कुछ कुछ चीज़ों को डालने की कोशिश करो, पत्ते को, ईंटों को, या फिर जो छोटे से स्टोन होते हैं, कॉइन होते हैं, जहाँ पे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कौन सी चीज़ फ्लोट कर रही है और कौन सी नहीं हो रही है। तो नॉर्मली आप जब देखोगे कि कुछ मटेरियल्स जो होंगे वो आपको फ्लोट होते हुए दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेंगे। देखिए, कारण इसका एक है डेंसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा हुआ तो वो पानी में सिंक हो जाएगा, वो पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन कोई ऐसा मटेरियल जिसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम है, वो फ्लोट करने लगेगा। जब आप आगे फर्दर क्लासेस में पहुंचेंगे तो आप अलग अलग प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, और उन प्रिंसिपल के बेसिस पर आपको पता चलेगा कि कैसे प्रेशर, थ्रस्ट और इन सब के बेसिस पर एक नाव फ्लोट कर रहा है
जो है काफ़ी हेवी है, बट वो हेवी होने के बावजूद पानी के ऊपर में ईजिली फ्लोट कर पा रहा है। ठीक है, खैर वो तो क्लास 9th का बात है, बट हमें चीज़ें अभी इतनी पढ़नी है कि कोई भी चीज़ जो है हम इजीली कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन पानी में डूब गया और कौन पानी में नहीं डूबा। उसके बेसिस पे भी हम चीज़ों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, अब कई चीज़ों को आप ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक के बेसिस पर भी आप देख करके उनको शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। आपने देखा होगा कि दुकानों पर, शॉपकीपर्स की दुकानों पर नॉर्मली ये स्वीट्स वगैरह ऐसे बने हुए होते हैं, तो हम ईजिली चीज़ों को देख पा रहे होते हैं और चॉकलेट को इशारा करके हम मांगते हैं और वो हमें दे देते हैं, या दिखने में एटलीस्ट पता तो चल जाता है कि इस जार में आखिर, ट्रांसपेरेंट जार में रखा क्या है ना। ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर वैसे ही हम चीज़ों को जज करते हैं, देखते हैं, और ट्रांसपेरेंट के वजह से ही हम चीज़ों को देख करके अट्रैक्ट होते हैं। दैट मीन्स कि मटेरियल के किस प्रकार का वो बना है उसके बेसिस पे हम उसको देख सकते हैं ना। मटेरियल अगर ट्रांसपेरेंट है तो हम चीज़ों को देख लेंगे, अगर मटेरियल आपको ट्रांसलूसेंट है तो हम उनको कैसे कर पाएंगे, देख पाएंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट के जैसा तो नहीं, मगर फॉर एग्जांपल आप जैसे पर्दा है घर में, आपको फील हो जाएगा कि कोई तो है या आ रहा है, ये उसके जस्ट पीछे है, बट आप प्रॉपरली आप उसको ट्रांसपेरेंट नहीं देख पा रहे हो, पूरा वो आप देख नहीं पा रहे हो कि जस्ट उसके पीछे कौन है। ठीक है, तो चीज़ों को आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पर। Now, on the other hand, there are material which you are not able to see, and these material are called opaque. कुछ चीज़ें ऐसी हैं, गेट बंद है, अब दरवाजे के उस तरफ कौन है और इस तरफ कौन है आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो वैसी चीज़ें जिससे आपको पता ही नहीं चल पाए, यू आर नॉट एबल टू सी द अदर पार्ट, अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, तो आप सिंपल कहो कि वो ओपेक है, आप देख ही नहीं पा रहे हो। जैसे यहाँ पे ओपेक है, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा ट्रांसलूशन, हल्का हल्का धुंधला धुंधला दिख रहा है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पूरा इधर से उधर दिख जा रहा है आपको ना। अगर आप मुझे बताओ कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो आपको दिखेगा ही नहीं, जैसे मैंने वुड का एग्जाम्पल लिया, दरवाजे की उस साइड क्या है, कार्डबोर्ड का हो गया, मेटल का हो गया, ये सब ओपेक मटेरियल के एग्जाम्पल है, आप नहीं देख सकते उस साइड क्या है। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ है कि आप नॉर्मली पेपर वगैरह और इन सब के बेसिस पर भी देख करके ट्रांसलूसेंसी की देख सकते हो। नॉर्मली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप देख पाओगे बट नॉट क्लियरली। जैसे ये टॉर्च का एग्जांपल लेके आप हम सब ने बचपन में किया है, टॉर्च पे हाथ रख के हम देखते थे, तो ये हल्का इस तरीके से हमें अपीयर होता था, तो ये ओपेक नहीं है, ये ट्रांसलूसेंट है, यानी कि इट्स नॉट क्लियरली हम देख सकते हैं, बट हमें ये होगा कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली। ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसल्यूसेंट का। ठीक है, नाउ पहेली और इनका फिर से यहाँ पे अपनी बात चल रही है। मोटा मोटी इस चैप्टर में हमने ये समझने की कोशिश की कि चीज़ें हार्ड होती है, चीज़ें इनसॉल्युबल होती हैं, चीज़ें लस्टर होती हैं मटेरियल्स के बेसिस पे कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, ओपेक है, ट्रांसल्यूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है, चीज़ें रफ़ है या सॉफ्ट है, सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है। तो इनके बेसिस पे हम चीज़ों को कैटेगरी वाइज बना सकते हैं कि कौन चीज़ किस तरीके से बना है। ऑब्जेक्ट हमारे आसपास जो दिख रहे हैं, मटेरियल्स जो हमें दिख रहे हैं, वो किसी ना किसी चीज़ से बने हैं, और उनको हम उनके कैटेगरी के बेसिस पे जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हार्ड, सॉफ्ट, ओपेक, रफ, सॉल्यूबल, ट्रांसलूसेंट, मेटल, नॉन मेटल, इनके बेसिस पे हम उनको कैटेगरी वाइज में बांट सकते हैं। सो आई होप इस चैप्टर बहुत इजी, बहुत छोटा सा चैप्टर था, और साइंस में आपको 6th क्लास में अभी आपको क्या मिलेगा, अगर आप सीनियर हैं तो आपको लगेगा कि अरे ये क्यों पढ़ रहे हैं, बट स्टिल जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो चीज़ों को ध्यान से समझे, क्योंकि आगे वाले क्लासेस में धीरे धीरे लेवल आपको बढ़ेगा। सो चीज़ों को आप अच्छे से करो, मेक श्योर कि जब आपका बेस अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात है फाउंडेशन बेस्ड होने पर आपकी बिल्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। सो मेक श्योर टू रिवाइज मोर एंड मोर, मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करो चीज़ों को, और जो क्वेश्चंस वगैरह जो एक्सरसाइज है उनको ध्यान से बनाओ और ध्यान से पढ़ो। ठीक है, एटलीस्ट एग्ज़ाम ख़त्म होने
से पहले जब हमारे एग्ज़ाम का डेट वगैरह आएगा और एग्ज़ाम फाइनल्स की अनाउंसमेंट होगी, एनसीईआरटी को एटलीस्ट 3 बार हम पढ़ चुके होंगे। तो 3 टाइम्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है एनसीईआरटी को। ये रिवीजन है, ठीक है, रिवीजन करना है, क्वेश्चन आंसर को अच्छे से बनाना है। तो चीज़ों के बेसिस के ऊपर में आप इसके क्वेश्चंस को एक बार बनाने की कोशिश करेंगे, ये आपका होमवर्क है। और कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो, रिक्वायरमेंट हो, आपको इस सीरीज़ में कुछ अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, सो आप कमेंट करें। और जो भी इसकी